तो ये है हमारा सैम्पल पेपर 5 क्लास 12th इकोनॉमिक्स टर्म 1 पेपर का सैम्पल पेपर और इकोनॉमिक्स विद फन चैनल पर है ये। अब देखो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन यूनियन बजट प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो करता है इस वक्त हमारी निर्मला सीतारमण जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या करती हैं। एक्सपोर्ट जब हम करते हैं गुड्स को या सर्विसेज को तो उससे फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी आती है कि जाती है। तो हमारे देश मतलब उसकी डिमांड होती है कि सप्लाई होती है। देखो डिमांड कब होगी फॉरेन करेंसी की, जब हम इंपोर्ट करेंगे। मान लो अगर हमें बाहर की कोई ब्रांड की सामान मंगाना है, इंपोर्ट करना है, तो हमें फॉरेन करेंसी की क्या करनी पड़ेगी, डिमांड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है मतलब बाहर के लोग हमसे सामान खरीद रहे हैं तो फॉरेन करेंसी की क्या होगी, सप्लाई होगी। तो बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई करो कि इनमें से बैंक डजन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द जनरल बैंक। कौन सा बैंक है जो नहीं करता, तो आरबीआई। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सीबीआई जो बैंक है ना, एक कमर्शियल बैंक है वो, ये उसके बारे में बोल रहा है। अगर आपको सीबीआई भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है तो आरबीआई, और ये नहीं लिखा हुआ तो सेंट्रल बैंक जो है कंट्री का। तो जैसे आपको पता ही होगा कि आरबीआई जो है एपेक्स बैंक है, वो पब्लिक से डील नहीं करता। वो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर जितने भी बैंक्स हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, उनका कोऑर्डिनेशन, उन्हें गाइडलाइंस इशू करना, एक तरह से उन्हें रेगुलेट करना। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि अब 1991 के बाद जो आरबीआई है उसे रेगुलेटर की जगह फैसिलिटेटर बना दिया गया है, तो ये आपको स्टेटमेंट ठीक है, इसको ध्यान रखना। रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया गया है, लेकिन अभी भी आरबीआई जितने भी कमर्शियल बैंक हैं इन सबको मतलब कंट्रोल करता है एक तरह से, और क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। अगला क्वेश्चन है हमारा बीओपी जो होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पिछली वीडियोज़ में सब मैं बता चुका हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड रखता है सभी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स का, एक कंट्री का जितनी भी कंट्री से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, सर्विसेज का, या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो रहा है, डोनेशन वगैरह ली जा रही हैं, दी जा रही हैं, या फिर कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जैसे एफडीआई हो रहा है, एफआईआई हो रहा है, या फिर हम किसी को लोन दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो सब बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है। तो ये कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो शो करता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो सी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो कि कौन सी एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है 1 रुपये की करेंसी जो है, तो 1 रुपये का नोट और बाकी कोइंस सभी इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी आरबीआई सारे नोट्स को इशू करता है, लेकिन 1 रुपये का नोट और कोइंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री कह दो, ये वित्त मंत्रालय इशू करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो मिस साक्षी हैं वो इकोनॉमिक्स टीचर हैं, वो एक्सप्लेन कर रही हैं मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट टू बी केप्ट बाय एनी कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई एज पर नॉर्म्स एंड स्टैट्यूट जो प्रिवेलिंग इन द कंट्री। फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इसमें से करेक्ट ऑल्टरनेटिव मतलब ऐसा मिनिमम अमाउंट या बैलेंस जो आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सीआरआर। तो कैश रिजर्व रेशियो एक मिनिमम अमाउंट है या परसेंटेज है टोटल डिपॉजिट्स की जो हर कमर्शियल बैंक, हर वाणिज्य बैंक को आरबीआई के पास रखवाना होता है। जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, इन सबको एक परसेंटेज आरबीआई के पास अपना रखवाना पड़ता है। और ये मैंने पहले भी बता रखा है मनी एंड बैंकिंग वाली वीडियो में, आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन या डिप्रेशन मंदी की स्थिति में सीआरआर को कम कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है वो पिछली वीडियो में देख लो, पिछले सैम्पल पेपर 4 में भी है और मनी एंड बैंकिंग वाली वीडियो में भी, और अगर समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। अगला है कि इनमें से व्हेन द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज डिसाइड बाय गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है एक्सचेंज रेट तो उसे क्या बोलते हैं। देखो बैलेंस फॉरेन एक्सचेंज वाली वीडियो में भी बता रखा है मैंने और पिछले सैम्पल पेपर में बता रखा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट 2 टाइप के होते हैं, एक फिक्स एक्सचेंज रेट और एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है उसे डिटरमिन करती है गवर्नमेंट। तो जब पहले सिस्टम चलता था 1920 से पहले, तो एक्सचेंज रेट डिटरमिन करती थी गवर्नमेंट बोलती थी कि अगर हम $1 के बदले 1 रुपया ही देंगे तो यही रहता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। एक्सचेंज रेट कौन डिटरमिन करता है, कोई भी नहीं करता, डिमांड और सप्लाई करती है। अगर आप बाहर की करेंसी की डिमांड ज़्यादा कर दोगे तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई फॉरेन करेंसी की जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती है वहाँ पे एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो जाता है, जैसे 70 रुपये पर डॉलर। अगर डिमांड हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो एक्सचेंज रेट बढ़ता चला जाएगा 70 से 80, 80 से 90। और अगर हमारे देश में सप्लाई बढ़ जाएगी फॉरेन करेंसी की तो एक्सचेंज रेट घटता चला जाएगा। अगर आपने ये एनालिसिस डिमांड एंड सप्लाई वाला सीख रखा है तो आप समझ सकते हो कि डिमांड एंड सप्लाई से कैसे फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है। और एक बार फॉरेन करेंसी वाला फॉरेन एक्सचेंज वाला वीडियो देख लेना। अगला है हमारा क्वेश्चन कि प्राइवेटाइजेशन जो है सेलिंग किया जाता है पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी शेयर्स। तो बिल्कुल ठीक है, जब गवर्नमेंट अपने कंपनी के शेयर्स बेच देती है तो उसी को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। जैसे अभी एयर इंडिया को बेचा है या फिर कोई भी अगर सरकारी कंपनी बेची जाती है तो उसके शेयर्स बेचे जाते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। तो आंसर हो गया 8 का ए हो गया।
लेकिन स्ट्रेटजिक सेल का मतलब क्या होता है, जब 51% से ज़्यादा शेयर्स बेच दिए जाते हैं तो स्ट्रेटजिक सेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो अभी बताया मैंने, उसमें एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है। उसमें एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है मार्केट फोर्सेस से। मार्केट फोर्स किसे कहते हैं? मार्केट फोर्स क्या है? बाजार शक्तियाँ, वो है डिमांड और सप्लाई, इन्हीं को बोलते हैं मार्केट फोर्सेस। तो जब डिमांड और सप्लाई से एक्सचेंज रेट, डिमांड सप्लाई क्या, किसकी डिमांड सप्लाई? गुड्स की नहीं, डिमांड और सप्लाई फॉरेन करेंसी की। वैसे डोमेस्टिक करेंसी से भी निकाल सकते हो, लेकिन फॉरेन करेंसी की डिमांड सप्लाई जहाँ पर बराबर होती है वो एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो जाता है, उसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और ये मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी इसको बोलते हैं, जब विद इन स्पेसिफाइड लिमिट में एक्सचेंज रेट को रखने की कोशिश करता है आरबीआई। ये पिछले मैंने वीडियोज़ में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कमर्शियल बैंक का क्या एम होता है। बैंकर का गवर्नमेंट के बैंक के रूप में काम करना, या बैंक नोट इशू करना, या फिर जो राष्ट्रीय ऋण है उसको मैनेज करना, या प्रॉफिट बनाना। तो आंसर है ए, बी है आंसर, कि प्रॉफिट बनाना होता है कमर्शियल बैंक का काम। तो अगला क्वेश्चन है कि कार्वे कमेटी जो बनी थी 1955 में, उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना, या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को। तो उसका आंसर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बी आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं। मान लीजिए 50% लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में, 25% लगे हुए हैं सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग में, और 25% ही लगे हुए हैं मान लो टर्शरी सेक्टर में। तो इसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी वर्कफोर्स हमारे देश की कहाँ लगी हुई है, कितने परसेंट कहाँ लगे हुए हैं, इसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शंस में ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो सी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो जो होता है वो किसकी वजह से होता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, लिबरलाइजेशन की वजह से, प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि अगर आप अपनी कंट्री में लिबरलाइजेशन कर दोगे, बहुत ही इजी पॉलिसीज़ कर दोगे, लाइसेंस कोटा वगैरह ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दोगे, तो बाहर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में आएगा। इसी तरह अगर प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो भी बाहर के प्लेयर या बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में आएंगे या कंट्री में आएंगे, और ग्लोबलाइजेशन करने से भी बाहर के लोग इंडिया में आते हैं। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हु वाज द फर्स्ट पर्सन डिस्कस पॉवर्टी इन इंडिया। तो सबसे पहले पॉवर्टी के बारे में डिस्कशन की थी दादा भाई नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन है कि WTO कब एग्जिस्टेंस में आया। तो 1995 में। इससे पहले था गेट जो कि 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसका उद्देश्य था मल्टीलेटरल ट्रेड, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को प्रमोट करना, कि सब लोग फ्री ट्रेड करें, मतलब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, इम्पोर्ट टैरिफ वगैरह ना लगाएं, कस्टम ड्यूटी ना लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री फ्लो हो गुड्स एंड सर्विसेज का कई देशों के बीच में। और इसको गेट का नाम या फिर गेट को बदल दिया कब, 1995 में इसका हो गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन चेयरपर्सन होता है प्लानिंग कमीशन का। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वही चेयरपर्सन होते हैं। फिलहाल अभी इसका नाम बदल के हो गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो है अभी इसके जो चेयरमैन हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अजर्शन दे रखी है कि $, जो है और यूरो है ये फॉरेन करेंसी है इंडिया के लिए। रीज़न दे रखा है क्योंकि फॉरेन करेंसी जो होती है फॉरेन एक्सचेंज, उसका मतलब होता है ऑल करेंसीज एक्सेप्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। तो बिल्कुल ठीक है, ए आंसर होना ठीक है। तो ए आंसर है इसका, यानी कि ए स्टेटमेंट भी ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और ये इसका रीज़न है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड जो है वो 1982 में बना, वो किस लिए बना था। ये एपेक्स बॉडी है, ये सबसे बड़ी बॉडी है टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ इंस्टीट्यूशन इन रूरल फाइनेंसिंग। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना है या कोऑर्डिनेट करना है, या जितने भी बैंक्स काम कर रहे हैं रूरल एरिया में उनको कोऑर्डिनेशन बिठाना है, तो वो नाबार्ड करता है। जैसे RBI है अदर कमर्शियल बैंक्स के लिए, सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए, उसी तरह अगर रूरल एरिया में जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ को प्रमोट करना है या कंट्रोल करना है या रेगुलेट करना है, उसको करता है नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। मनी का फंक्शन क्या नहीं है, तो हम देख लेते हैं क्या है, उससे हमें पता लग जाएगा क्या आंसर है हमारा। तो मनी का फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है, वस्तुओं का मतलब विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है, वैल्यू को स्टोर करने के माध्यम के रूप में कार्य करता है, और यूनिट ऑफ अकाउंट यानी मेजरमेंट के लिए काम करता है। जैसे हमें किसी चीज़ का यूनिट यानी मेजरमेंट करना है कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की है, मेजर करना है, तो ये भी इसका फंक्शन है मनी का। प्राइस स्टेबिलिटी इसका फंक्शन नहीं है, तो आंसर हो गया बी। और इसकी ज़्यादा जानकारी लेनी है इस चैप्टर की, तो एक मनी की चैप्टर की वीडियो है, वो देख लेना पार्ट 1। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसने कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया था। तो दादा भाई नेहरू जी ने पॉवर्टी नापने के लिए जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया था। इसका मतलब ये था कि जब ये पॉवर्टी निकालनी थी तो दादा भाई नेहरू जी ने देखा कि पॉवर्टी किसे माना जाए, किसे पुअर माना जाए। तो उन्होंने देखा कि जो जेल में लोग रहते हैं वो कितना कंजम्पशन करते हैं या कितना खाते हैं। अब जितना वो खा रहे हैं उसी को उसका 3/4 यानी उसका 75% को ही उन्होंने पॉवर्टी बोल दिया। कि अगर कोई व्यक्ति जेल में, एक व्यक्ति 2000 रुपये का खाना खाता है
मान लो इसका 3/4 यानी 75% यानी 1500 रुपये भी अगर नहीं कमा पा रहा या नहीं खा पा रहा तो उसे पुअर मान लेंगे। ये दादा भाई नेहरू जी ने फॉर्मूला दिया था और जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग उन्होंने ही निकाली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माइक्रो फाइनेंस जो स्कीम है वो किसके द्वारा उसका एक्सपेंशन हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा। जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं फाइनेंस की या नीड हैं उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप में, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं और ग्रुप बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। और इसमें वुमेन भी मिलकर अपना ग्रुप बना लेती हैं। इसको अगर रिकॉग्नाइज़ किया जाता है तो इसको जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं या रूरल एरिया में जो बैंक्स होते हैं वो इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं और इसे कम ब्याज दरों पर लोन देते हैं। और इसमें लोग क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को जोड़ते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों पर लोन देते हैं। ये ज़्यादातर कंजम्पशन नीड्स को पे भी लोन दे देते हैं, यानी उपभोग की जो अगर ज़रूरत है उस पर भी लोन दे देते हैं, क्योंकि बैंक्स जो है ना ज़्यादातर वो प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए ही लोन देते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। जबकि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कंजम्पशन यानी जैसे त्यौहार मनाना है या फेस्टिवल या शादी ब्याह के लिए भी ये दे देते हैं क्रेडिट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो देखो बैंकिंग वाली वीडियो में रूरल डेवलपमेंट वाली वीडियो में मैंने ये बता रखा है कि दो तरह के क्रेडिट के सोर्स होते हैं, या तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स वो होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स वगैरह या कोऑपरेटिव बैंक्स या रूरल में एरिया में आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं वो अगर लोन देते हैं तो बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल यानी औपचारिक स्रोत। जबकि अगर आप महाजन से, मनी लेंडर से, लालाऊ से लोन लेते हो रूरल एरिया में तो उसे बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। तो कोऑपरेटिव बैंक हो गए या कमर्शियल बैंक्स हो गए या आरआरबी हो गए, ये सब एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल है मनी लेंडर, महाजन वगैरह। तो बी सी आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखो कि लिटरेसी रेट एंड फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया की क्या थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये थी 16-7। आंसर है हमारा ए। लिटरेसी रेट थी 16% और फीमेल लिटरेसी रेट थी 7%। कितनी कम थी फीमेल लिटरेसी रेट आज़ादी के टाइम। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन जो होता है करेंसी का, उससे क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि एक्सपोर्ट क्यों बढ़ते हैं। जब हमारी करेंसी मान लो 70 रुपये हमारा एक्सचेंज रेट चल रहा है वो 80 हो जाता है, यानी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, घट गई बाहर लोगों की तुलना में। तो हमारी करेंसी सस्ती हो जाएगी। अब बाहर वालों को हमारी करेंसी जो है सस्ती मिलेगी और $1 के बदले 80 रुपये मिलेंगे, यानी उन्हें गुड्स ज़्यादा मिलेंगे, तो वो एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ा देंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे डेप्रिसिएशन से डोमेस्टिक करेंसी जो है वो सस्ता हो जाएगा, जिससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। तो आंसर है ए। दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं और आर उसका रीज़न भी है। अब अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा M1 में इंक्लूड नहीं होता। तो देखो M1 का फॉर्मूला क्या होता है, C+DD+OD, यानी करेंसी कितनी है, डिमांड डिपॉजिट्स कितना है कमर्शियल बैंक्स में, और OD कितना है कमर्शियल बैंक्स का आरबीआई के पास। तो करेंसी इसमें शामिल होते हैं विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। क्या शामिल नहीं होता, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट, ये शामिल नहीं होता। ज़्यादा जानकारी के लिए बैंक वाली मनी वाली वीडियो देख लें। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दे रखी है 2 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ जो एडवर्सली अफेक्ट हुई बाय पार्टीशन ऑफ इंडिया। कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री हुई थी, ठीक है। रीज़न दे रखा है क्योंकि इंडिया ने रिहेबिलिटेशन और की प्रॉब्लम फेस की, लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजी पाकिस्तान से जो आए थे उनकी। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है बट इसका रीज़न नहीं है, तो बी होगा आंसर, कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं बट आर उसका रीज़न नहीं है, तो बी आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फार्मर्स जो है वो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यानी ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे प्रोडक्शन की। तो स्टेटमेंट ट्रू है और रीज़न दे रखा है क्योंकि फार्मर्स अनअवेयर थे टेक्नोलॉजी से, तो बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो पुअर थे। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और आज उसका रीज़न भी है, तो ए हो गया आंसर। अगला सवाल हमारा है कि इनमें से कौन सा फॉल्स है ह्यूमन कैपिटल के रिगार्डिंग। तो देखो मैंने बताया था आपको ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, स्किल प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो एक व्यक्ति क्या है ना, हेल्दी बन जाता है, एजुकेटेड बन जाता है, लिटरेट बन जाता है और ट्रेंड बन जाता है, तो उसे बोलते हैं हम ह्यूमन कैपिटल। पहले वो क्या था, ह्यूमन रिसोर्स, यानी वो पहले मानव संसाधन था, अब वो क्या बन गया, देश के लिए ह्यूमन कैपिटल बन गया। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और स्किल्ड और ट्रेंड लोग होते हैं वो देश के लिए ह्यूमन कैपिटल होते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल जो है, जैसे ह्यूमन कैपिटल है, एक डॉक्टर है, अब जो डॉक्टर है उसकी जो ह्यूमन कैपिटल है वो ओनर से अलग की जा सकती है, नहीं की जा सकती। उसकी स्किल कैसे अलग कर दोगे आप, जबकि एक मशीन है फिजिकल कैपिटल, वो उसके ओनर से अलग कर सकते हो आप, है ना, मशीन को कहीं और ले आके बेच सकते हो किसी और देश में, जबकि ह्यूमन कैपिटल जो है उसके ओनर से अलग नहीं की जा सकती, ठीक है। तो देखो इसमें क्या फॉल्स है, तो ह्यूमन कैपिटल सेपरेबल होती है ओनर से, नहीं, तो आंसर तो मिल गया ये। पढ़ लेते हैं बाकी। ह्यूमन कैपिटल से एफिशिएंसी बढ़ती है टेंजिबल गुड्स को प्रोड्यूस करने की, बिल्कुल ठीक है, वस्तुएं प्रोड्यूस करने की जो है एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और ये पॉलिसी से बढ़ता है, और ये प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट दोनों होते हैं। देखो ह्यूमन कैपिटल के 2 बेनिफिट्स होते हैं, प्राइवेट और सोशल। प्राइवेट तो ये है कि अगर आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो आप अपने लिए इनकम
अपनी इनकम आपकी ज़्यादा होगी, आपकी सोशल लाइफ अच्छी होगी, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसके सोशल बेनिफिट्स भी होंगे, आपसे सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि लिटरेट लोग होंगे तो उससे सोसाइटी को भी बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी उसके सोशल बेनिफिट्स भी होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेशनल प्रोग्राम मिड डे मील का कब स्टार्ट हुआ था? तो 1995 में हुआ था। अगला सवाल हमारा है कि करेक्ट पेयर चूज़ करना है, इनमें से कौन सा है, मतलब मैचिंग करनी है। तो मैंने पहले बता रखा है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो होती है जब मिनिमम नीड्स भी पूरी ना कर पाए कोई, तो ये कंजम्पशन मिनिमम नीड्स के रिगार्डिंग है। और जो हमेशा पुअर रहते हैं उन्हें बोलते हैं क्रोनिक पुअर, तो ये हो गया आपका ये 3 पे। और जब कंपेयर करते हैं हम डिफरेंट पीपल की इनकम तो उसे बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ये मैंने पिछले सैम्पल पेपर्स में बार बार एक्सप्लेन कर रखा है, आप वो देख लो। और रेगुलरली जो मूव आउट करते हैं यानी जैसे मान लो ये पॉवर्टी लाइन है और कोई गरीब कभी अमीर ऐसा हो रहा है ना, जैसे वाली मूवी में है इंग्लिश अंग्रेज़ी मीडियम में, वो हिंदी मीडियम मूवी में, कि हम ऐसा नहीं है कि कभी गरीब कभी अमीर, हम शुद्ध गरीब हैं। तो शुद्ध गरीब तो हो गए क्रोनिक पुअर, और जो कभी गरीब कभी अमीर हो रहे हैं वो हो गए चर्निंग पुअर, इन्हें ट्रांजिएंट पुअर भी बोलते हैं या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि असर्शन दे रखा है कि वाइल डिटर्मिनिंग पॉवर्टी लाइन हायर कैलोरी इंटेक्स इज फिक्स फॉर रूरल एरिया, बिल्कुल ठीक है। गाँव के लिए 2400 कैलोरी रखी गई है। रीज़न दे रखा है क्योंकि रूरल एरिया में जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और आर उसका रीज़न भी है, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि जो फार्मर्स हैं उन्हें फोर्स किया गया प्रोड्यूस करने के लिए कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन जूट इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल क्रॉप्स लाइक राइस एंड वीट, है ना। गेहूँ और चावल की जगह उन्हें कॉटन और जूट, जो कैश क्रॉप्स जिन्हें बोलते हैं, कैश क्रॉप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें पहले बेचा जाएगा तब पैसा आएगा, तब किसान अपने लिए खाने पीने का सामान खरीदेगा। उससे पहले हमारे किसान क्या करते थे, केवल जो कन्वेंशनल क्रॉप्स जिन्हें बोलते हैं यानी फूड क्रॉप्स बोलते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, खाने पीने की चीज़ें उगाते थे। तो अब फार्मर्स को फोर्स किया गया था कैश क्रॉप्स उगाने के लिए। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम अंडर कॉलोनियल। तो स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू हैं, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि एग्रीकल्चर जो है उसे एक्सप्लॉइट किया गया था जमींदारी सिस्टम के तहत कॉलोनियल रूल में। और इसमें ये दे रखा है, आंसर ए दे रखा है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और जो ये किया गया था ना, उन्हें कैश क्रॉप्स उगाने के लिए फोर्स किया गया था क्योंकि एक्सप्लॉइट किया गया था, तो आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये मिल्क से रिलेटेड है। जब मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया था तो उसे ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, इसे वाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। और फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन आप मुझे कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक और क्वेश्चन का आंसर बताना कमेंट में कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे इंडिया के, वर्ल्ड के भी बताना और फिर इंडिया के भी बताना। अगला क्वेश्चन है कि असर्शन दे रखिए कि इंडिया को अपना आरबीआई या सेंट्रल बैंक मिला था 1935 में, बिल्कुल ठीक है। रीज़न क्या है, इसका नेम है फेडरल रिजर्व ऑफ इंडिया, तो ये फॉल्स है, तो ए ट्रू आर फॉल्स, तो सी आंसर हो गया। हमारे सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल रिजर्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? 1881। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब गुड्स का देखा जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? विजिबल ट्रेड। देखो मैंने बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले वीडियो में कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल ट्रेड भी होता है, इनविजिबल ट्रेड भी होता है। विजिबल ट्रेड जब हम गुड्स की बात करें, और इनविजिबल का मतलब अदृश्य, मतलब जब हम सर्विसेज की बात करें। और तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है, एक तरफा हस्तांतरण, जिसके बदले कुछ नहीं मिलता, जैसे डोनेशन ले ली या दे दी किसी देश को, इसके बदले कुछ नहीं मिल रहा तो इसे बोलते हैं यूनिलेटरल, हिंदी में बोलते हैं एक तरफा हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 120 रुपये रिक्वायर्ड हों $1 को खरीदने के लिए, पहले 100 रुपये ज़रूरत थी, यानी पहले 100 रुपये एक्सचेंज रेट था $1 का, अब 120 रुपये है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हुई? गिर गई। वैल्यू गिरने का मतलब है हमारी करेंसी का कि हमारी करेंसी क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई। तो डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है, और ये तो गलत है। और सी बोल रहा है रुपी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट विल इंक्रीज। अब हमारा जो इंपोर्ट है ना उसका वैल्यू जो है बढ़ जाएगी, उसकी मतलब महंगा हो जाएगा हमारा इंपोर्ट, क्योंकि अब हमें पहले की तुलना में महंगा पड़ेगा इंपोर्ट आयात करना। तो आंसर है बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है कि डेफिसिट बजट क्या होता है? तो जब एस्टिमेटेड रेवेन्यू कम होता है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, यानी खर्चा ज़्यादा होता है आमदनी से, तो उसे बोलते हैं बजट डेफिसिट। अगला क्वेश्चन है कि असर्शन दे रखिए कि इंडिपेंडेंस से टाइम से इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेनी फार्मर अक्रॉस इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दे हैव अडॉप्टेड हॉर्टिकल्चर ने फ्रूट्स वगैरह को उगाना, मतलब हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना, तो इसकी वजह से उनकी सेकेंडरी इनकम बढ़ गई फार्मर्स की। तो बिल्कुल ठीक, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, आप पोज करके पढ़ लेना चाहे। रीज़न उसका दे रखा है क्योंकि वेरिंग क्लाइमेट जो है, बदलता क्लाइमेट जो है, और सॉइल की कंडीशन जो है भूमि की, उसने जो है इंडिया को एक एडवांटेज दिया था हॉर्टिकल्चर ने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाने के लिए। तो बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और आर उसका रीज़न भी है, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है। तो ये बैंकर गवर्नमेंट है,
और कस्टडियन करता है, मतलब ये संरक्षक है, गोल्ड रिजर्व इंडिया का जो है उसका संरक्षक है, ये गवर्नमेंट का एडवाइज़र है। ये इशू करता है कोइन नहीं, कोइन इशू करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, और 1 रुपये नोट भी फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। आरबीआई सिर्फ बाकी तरह के नोट्स इशू करता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से मिनिमम कैलोरी इंटेक रूरल एरिया में कितनी रखी गई थी? तो 2400 कैलोरी रखी गई थी, आंसर सी। और अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी पर डे के लिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच इज़ द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब ट्रेनिंग इन माइग्रेशन इन्फॉर्मेशन। अगर ये सब हम खर्च एजुकेशन पे पैसा लगाएं, हेल्थ पे पैसा लगाएं, जॉब ट्रेनिंग पे या माइग्रेशन इन्फॉर्मेशन पे, तो उससे क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये तो समझ आ गया कि एजुकेशन में खर्चा करने से, हेल्थ पे खर्चा करने से, ट्रेनिंग पे खर्चा करने से ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्म का मतलब ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है। पहले मान लो 2000 लोग थे जो पढ़े लिखे थे, अब वो 2500 हो गए, 2500, तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। अब आप कहोगे सर माइग्रेशन से कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है? तो जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली में बाहर गाँव के लोग आ गए, पढ़े लिखे लोग, तो दिल्ली में जो ह्यूमन कैपिटल है वो बढ़ गई, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। तो ये किससे बढ़ा? माइग्रेशन से बढ़ा। या अमेरिका की जो ह्यूमन कैपिटल है वो बढ़ रही है, किससे बढ़ रही है? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वो सब कहाँ यूएसए में चले जाते हैं, तो वहाँ की ह्यूमन कैपिटल बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखो कि अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर ऑफ नेशन, 2 मेन कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस आर करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो 2 तरह के ही अकाउंट होते हैं हमारे, एक तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बाकी करंट अकाउंट के अंदर आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर, और कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है वो सभी ट्रांजेक्शन जिससे एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका आंसर तो हो गया हमारा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तेंदुलकर कमेटी ने क्या बेसिस लिया था पॉवर्टी डिटरमिन करने के लिए? तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा इनकम। तो ये कुछ इन्होंने डेटा दिया था 800 रुपये गाँव के लिए और 1000 रुपये के लगभग शहरों के लिए, कि अगर गाँव में कोई 800 रुपये समथिंग नहीं कमा पा रहा पर मंथ एक व्यक्ति, तो वो गरीब माना जाएगा, और 1000 रुपये अगर अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में नहीं कमा पा रहा एक व्यक्ति, तो गरीब माना जाएगा। अब मैं ये फैक्ट के बारे में कंफर्म नहीं हूँ, बट डेटा के बारे में। बाकी तेंदुलकर कमेटी ने पर कैपिटा इनकम के बारे में दिया था, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राइमरी डेफिसिट जो है गवर्नमेंट का वो जीरो कब होगा? तो ये कई बार मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो प्राइमरी डेफिसिट जीरो होगा। तो आंसर है हमारा कि जब फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि जब एक नेशन हैड इमेंसली बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व वाज नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क। तो इनमें से कौन सा रिस्क है जो ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, या फिर टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस यूज़ करने से क्या रिस्क हो सकता है? तो क्या रिस्क हो सकता है? एक तो डिक्रीज इन द डिस्पैरिटीज अमंग बिग फार्मर एंड स्मॉल फार्मर्स, या HIV क्रॉप्स वर मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट, या गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लो कॉस्ट लोन्स टू फार्मर्स, या सब्सिडीज फॉर फर्टिलाइजर वर प्रोवाइडेड। अब देखो बाकी सब तो काम की बात है कि सब्सिडीज़ ये है, बाकी ये जो बी है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो नेगेटिव है, जो रिस्क है वो ये है, तो बी आंसर इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें करेक्ट ये चूज़ करना है, मैचिंग करनी है। तो प्लानिंग कमीशन बना 1950 में, और ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1966-67 में, और फर्स्ट सेंसस हुआ 1881 में, 1881 में, और फर्स्ट इंडियन रेलवे स्टार्ट हुई 1853 में, इंट्रोड्यूस हुई थी 1850 में। अब ये केस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, इस आर्टिकल को आप एक बार पढ़ लो पोज कर। अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है कि सब्सटेंशियल राइज इन प्राइस, जब प्राइस में सब्सटेंशियल राइज हो, प्राइस बढ़ते चले जाएँ तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई होना। इसका उल्टा डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस गिर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गिर रही हैं, डिमांड गिर रही है इकोनॉमी में, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, मंदी आ गई एक तरह से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान इस सपोर्ट इंडियन इकोनॉमी टू फाइट अगेंस्ट। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान से क्या है होगा? टेररिज्म से लड़ेंगे या फिर कोविड-19 से? तो इसका आंसर 50 वाले का इसका ए आंसर है, कोविड-19 से लड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रिसीट्स, या एक्सेस ऑफ रिसीट्स नहीं, एक्सपेंडिचर इक्वल, जब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रिसीट्स से, ठीक है, हमारी जो आमदनी से ज़्यादा खर्चा हो, तब उसे बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंस बताओ रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है? तो देखो जो जीडीपी होती है ना, तो वो 2 तरह से निकालते हैं देश, एक तो नॉमिनल, एक रियल। नॉमिनल को बोलते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। अब देखो क्या होता है, मान लो एक आइलैंड है, एग्जाम्पल से समझो, वहाँ पर पिछले साल 10 बाइक बनी थी, 100 बाइक्स बनी थी, ठीक है, और एक बाइक की कीमत थी 10 रुपये। तो उस जो आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, मान लो उसकी अर्थव्यवस्था है, और तो उस आइलैंड की जो जीडीपी हो गई कितनी हो गई? 1000 हो गई, है ना, क्योंकि वहाँ पर जो केवल 100 बाइक्स बनी थी और एक बाइक की कीमत 10 रुपये थी, तो 1000 हो गई जीडीपी,
है ना, जीडीपी हो गई 1000। अगले साल क्या हुआ, बाइक इस साल भी, या ऐसे लगाओ, रुको, इसको एग्जाम्पल को सिंपल कर देते हैं। मान लो एक छोटा सा टापू है, आइलैंड है, उस पर केवल 10 बाइक बनी थी इस साल, और एक बाइक की कीमत 10 रुपये थी, तो 100 जीडीपी हो गई उस देश की। अगले साल क्या हुआ, 10 बाइक बनी अगले साल भी, लेकिन इस बार कीमत हो गई 15 रुपये एक बाइक की, तो अब वहाँ की जीडीपी कितनी हो गई उस टापू की, आइलैंड की, 150। यानी जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन एक्चुअल में जो गुड्स हैं वो तो केवल पिछले साल भी 10 थे, इस साल भी 10 हैं, तो रियल जीडीपी, रियल मतलब रियल जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो तो उतना ही है, लेकिन नॉमिनल यानी मॉनेटरी टर्म में जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है। दूसरे देशों को तो लगेगा कि जीडीपी बढ़ गई, लेकिन ये जीडीपी किस वजह से बढ़ी, महंगाई की वजह से, यानी इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं, 10 से 15 हो गई। तो जब कीमतों की वजह से जीडीपी बढ़ती है, या जब कीमतों प्राइजेस को हम कंसिडर करते हैं तो उसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। जब हम प्राइजेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं या हटा देते हैं तो उसको निकालते हैं जीडीपी, तो उसे बोलते हैं रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई का। अगला क्वेश्चन ये केस बेस पे है, इसको आर्टिकल को एक बार पोज करके पढ़ लेना। अब क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है कि क्या रेफर करता है स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन, नॉलेज इन द इकोनॉमी। तो एक देश की जो स्टॉक है स्किल का, एबिलिटी का, एक्सपर्टीज का, एजुकेशन का, उसे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। मैंने बताया था कि एक देश में कितने लोग हैं पढ़े लिखे, स्किल्ड या ट्रेन और हेल्दी, उसे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, यानी मानव पूंजी। क्योंकि एक मानव संसाधन को अगर आप एजुकेशन दोगे, स्किल दोगे, ट्रेनिंग दोगे, हेल्थ दोगे, तो वो क्या बन जाता है, मानव संसाधन से मानव पूंजी, यानी ह्यूमन रिसोर्स से क्या बन जाता है, ह्यूमन कैपिटल। अगला क्वेश्चन देखो कि ह्यूमन कैपिटल क्या इंक्रीज करता है, लेबर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी देश की ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी, या अगर हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा होगा, तो हमारे देश में जो है ना काम करने की कैपेसिटी, प्रोडक्शन, एक देखो, एक हेल्दी पर्सन है और एक अनहेल्दी पर्सन है, तो जो हेल्दी पर्सन है वो ज़्यादा घंटे काम कर सकता है, अच्छे से काम कर सकता है, क्रिएटिव काम कर सकता है, ठीक है। और जो ह्यूमन कैपिटल है, मान लो जो एक लिटरेट है, स्किल्ड पर्सन है, हेल्दी भी है, तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है ना, कम टाइम में। यानी ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने ह्यूमन कैपिटल का चैप्टर की वीडियो देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनोवेशन से क्या होता है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, तो ऑल ऑफ दी अबव, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ह्यूमन कैपिटल जो है इकोनॉमी में वो क्या मैनेज करता है, सेंट्रल पोर्शन ऑफ दी क्या, तो इसका आंसर है कि बी, नेशनल वेल्थ। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है हमारी नेशनल वेल्थ, हमारी एक तरह से धरोहर बोल दो या हमारी संपत्ति बोल दो, वेल्थ मतलब, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से आर्टिकल बेस है, आर्टिकल को एक बार पोज करके पढ़ लेना, हिंदी वाले भी पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीएसटी जो 2016 का एक्ट है, जो 2017 में 1 जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था, उसका क्या एक्सपेक्टेशन थी कि वो जनरल एडिशनल रेवेन्यू के लिए करा गया था, नहीं, टैक्स तो ये आंसर तो है, मतलब उसके लिए भी टैक्स इवेशन के लिए, या वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट की वजह से। तो 57 का आंसर है डी। तो वो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट तो उसका स्लोगन था ही, और टैक्स इवेशन मतलब टैक्स चोरी को कम करने के लिए जीएसटी को लाया गया, और एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने के उद्देश्य तो था ही। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी जो में क्या क्या चीज़, कौन कौन सी वस्तुएं नहीं रखी गई हैं। तो आपको पता होगा कि जीएसटी में 5 स्लैब हैं, और उसमें जो है जो पेट्रोलियम को नहीं रखा गया, एल्कोहल को नहीं रखा गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को नहीं रखा गया, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जो डिमोनेटाइजेशन कब हुआ, ये तो सबको पता है, 8 नवंबर 2016, जब 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी में कितने स्टैंडर्ड्स हैं, तो 60 का आंसर है डी, ठीक है। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो उसके लिए शुक्रिया, और अगली वीडियो अगर सैम्पल पेपर के लिए चाहिए तो कमेंट कर देना, और कुछ भी डाउट पूछना है तो कमेंट कर देना, ठीक है।